हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली ज़्यादातर डेरिवेशंस ही हैं। ठीक है। तो डेरिवेशंस आपको कौन कौन से करने हैं प्रैक्टिस। पहला हो गया प्रूव दैट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज जीरो। ठीक है। फिर डेरिवेशन फॉर आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू या वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट टू। ठीक है। अब ये जब डेरिवेशन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो पैरेलली आप ये भी चीज़ पढ़ लीजिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि जो आर एम एस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू, ये तीनों एक चीज़ ही होती है। ठीक है। आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट या फिर वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जितने भी मेजरिंग डिवाइस हैं, जैसे एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, तो जो वहाँ पे जो रीडिंग होता है ना वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होता है। मतलब वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आता है वोल्टेज का, जो वो पीक वोल्टेज नहीं होता है, वो आरएमएस वैल्यू होता है। सिमिलरली जो एमीटर में जो रीडिंग आता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है। जितने भी मेजरिंग डिवाइस है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू ही शो करते हैं। अच्छा, फिर आ गया एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टर। ठीक है। तो यहाँ पे आप करंट और वोल्टेज का रिलेशन, उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है, यहाँ पे तो जीरो है करंट और वोल्टेज का। ठीक है। और फेजर डायग्राम वो भी आप यहीं पे पैरेलली एक साथ ही इसको खत्म कर दीजिए। ठीक है। सो सिमिलरली एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर। अब इंडक्टर के केस में क्या होता है कि वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो इसका प्रूफ, जो इसका डेरिवेशन है, मैथमेटिकल डेरिवेशन। उसके बाद जो एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है। फिर अब डीसी के लिए ओमेगा जीरो होता है, तो इसका मतलब एक इंडक्टर डीसी को ब्लॉक नहीं करता है। ठीक है। तो डीसी करंट अगर एक इंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो द इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए नॉर्मल कंडक्टर। ठीक है। कोई भी ऑपोजिशन ऑफर नहीं करेगा। फिर आपका प्रूफ एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज जीरो। इसका प्रूफ। ठीक है। कौन, पेज नंबर 239 में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, पेज नंबर 241। यहाँ पे आपका कैपेसिटर में क्या होता है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो इसका प्रूफ। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ। फिर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है एक्स सी से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। मतलब अगर डीसी फ्लो कर रहा है तो डीसी के लिए ओमेगा इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स सी इक्वल टू इन्फिनिटी। मतलब एक कैपेसिटर जो होगा वो डीसी को कंप्लीटली ब्लॉक करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज ऑल्सो जीरो। इसका प्रूफ ये पेज नंबर 242 में दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है। इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर का सीरीज में है, तो वहाँ पे करंट का रिलेशन, वोल्टेज का रिलेशन, ये पेज नंबर 245 से लेकर 248 तक दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें आप करंट का रिलेशन निकालना है। उसके बाद आपको तीन चीज़ें डिड्यूस करनी है। ठीक है। पहला हो गया कि अगर एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल हुआ, ठीक है, तब सर्किट विल बिहेव लाइक ए, प्रिडोमिनेटली इट विल बिहेव लाइक ए कैपेसिटिव सर्किट। फिर एक्सएल अगर ग्रेटर देन एक्सी हुआ, ये किताबों में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। एक्सएल पेज नंबर 248 में दिया हुआ है। अगर एक्सएल एक्सी से बड़ा है तो सर्किट विल बी प्रीडोमिनेटली इंडक्टिव। अगर एक्सी इक्वल टू एक्सएल हो गया तो रेजोनेंस कंडीशन हो गया, सर्किट विल बिहेव लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन है वो आपको डायरेक्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इसी में है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसको क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो हाउ डज क्वालिटी फैक्टर इज रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। फिर क्वालिटी फैक्टर का जो ग्राफिक दिया हुआ है, ठीक है, ये पेज नंबर 249 और 251 में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है, एनर्जी ऑसिलेट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन दिस इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फिर टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन। ठीक है। और जो टोटल एनर्जी है इट इज इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है। तो ये जब एलसी ऑसिलेशन आप जब उसका डेरिवेशन प्रैक्टिस करेंगे तो इसी के साथ साथ एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल 7.11 और एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.12, इसके साथ एक साथ ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में आपका प्रिंसिपल, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। वर्किंग में आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता है। ठीक है।
फिर आ गया टाइप्स ऑफ एनर्जी लॉस, कितने टाइप के एनर्जी लॉस होते हैं, और हाउ टू मिनिमाइज ईच एनर्जी लॉस। ठीक है, उसके बाद आ गया एडवांटेज ऑफ ट्रांसफार्मर इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अब ये सारी चीजें अगर कॉम्बिनेशन में पूछते हैं तो ऑब्वियसली ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, बट ट्रांसफार्मर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांस कम है, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए आने का चांस ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो कंप्लीट चीज़ है इसमें से कोई एक पार्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए। इसके अलावा जो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज देखने हैं वो मैं यहाँ पे पीडीएफ में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, इंडेक्स क्वेश्चन में नॉर्मली मतलब जैसे इसमें तो चैप्टर में कंप्लीट डेरिवेशन ही है, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ तो मैंने डिस्कस कर दी है, बट एक इंडेक्स क्वेश्चन जो आपका इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एसी और डीसी। ठीक है, एसी का एडवांटेज क्या है और डीसी, तो वो इंट्रोडक्शन में है, इंट्रोडक्शन पार्ट में जो पेज नंबर 233 में। ठीक है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में देखना है। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, ये दोनों मिला के आपका टोटल 8 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो 8 मार्क्स से मतलब ये 5-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, कॉम्बिनेशन कैसे भी हो सकता है। तो इसको चैप्टर को छोड़ना नहीं है क्योंकि चैप्टर छोटा चैप्टर है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए, एग्जाम्पल के क्वेश्चन दिए, वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छा नाउ और एक चीज़ ज़रूरी बात की, जैसे काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि जैसे मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ तो उसको पढ़ने से मतलब क्या होगा, मतलब उससे पढ़ने से रिजल्ट हुआ कि नहीं होगा, या मतलब 50 मार्क्स 70 में से 50 या 40 मिनिमम आएगा कि नहीं। ठीक है, देखिए मैं जो आपको दे रहा हूँ वो आपको पूरा ऑलमोस्ट एनसीईआरटी मतलब सारा कवर अप हो रहा है, ऑलमोस्ट क्या मतलब सारा कवर अप ही कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए मना तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारा चीज़ एनसीईआरटी पूरा कवर कर रहा हूँ, बट एनसीईआरटी उसको थोड़ा प्रॉपर प्लान वे में आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, सो दैट प्रिपरेशन में थोड़ा आपको ईजी हो। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है तो वो आपको क्वेश्चन बैंक करना है। ठीक है, अगर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, आसाम स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, तो उनको मॉडल क्वेश्चन बैंक करना है। बाकी बोर्ड के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको इसके साथ साथ जो पुराने पेपर्स हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के जो पुराने पेपर्स हैं वो पेपर्स आपको अच्छी तरह से एनालाइज करना है। ठीक है, कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और अगर कुछ टाइप अलग है और उससे रिलेटेड थ्योरी आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो ऑब्वियसली उसको आपको देखना है। ठीक है, बट इन जनरल एक मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की किस हिसाब से पढ़ें कि सो दैट आपके जो मार्क्स है वो मतलब से 60+, 50+, 40+, ये 3 रेंजेस में मार्क्स को लाने के लिए एक जनरल स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, उसके लिए मैं एक वीडियो विद इन 2-3 डेज में अपलोड करूँगा। ठीक है, सो आप लोग अपना मेहनत जारी रखिए। ठीक है, मैं भी अपना यहाँ से जितना हो सके मैं आप लोगों के लिए करूँगा। ठीक है, आप लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली एज ए टीचर मुझे ये करके अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, रिजल्ट ज़रूर अच्छा हो जाएगा। गुड लक।